साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, राजस्थान लाइब्रेरियन को लेकर सेकेंड यूनिट अपनी चल रही थी और सेकेंड यूनिट में हमने अब तक जो भी पढ़ लिया है उससे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन देखे थे, जो पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आज फिर से एक क्लास क्वेश्चन की लेके आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बनकर आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता चले कि यहां से इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकता है ताकि एग्जाम क्रैक करना आपके लिए एकदम आसान हो जाए। आप इनको एज ए टेस्ट लीजिए, ये समझिए कि अपने लिए ये पेपर चल रहा है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है, पढ़ा है ना, पढ़े हुए में से ही तो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप चेक करिए कि मैं इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, बल्कि ये तो आपने ताजा ही पढ़ा है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज के, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और ये क्वेश्चन आज 16 से आगे नंबर 17 से स्टार्ट हुआ है। देखिएगा, और आप लोग मुझे बाद में कमेंट करके भी बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, ये मंदिर में घंटी बज रही है भाई, खैर ये भी जरूरी है। देखिएगा, वर्गीकरण प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है अपना कि वर्गीकरण प्रणाली के प्रकार निम्न में से कौन से हैं। वर्गीकरण प्रणाली के प्रकार निम्न में से कौन से हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था और शुरुआत जब हमने करी थी सेकेंड यूनिट की, उसी समय आपको बताया था कि वर्गीकरण प्रणालियां कितने कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और इनके एक एक प्रकार को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी कर पाएंगे। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं। वर्गीकरण प्रणाली के प्रकार कौन कौन से हैं। वर्गीकरण प्रणाली का प्रकार होता है क्या, परिगणनात्मक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एन्यूमरेटिव, बिल्कुल होता है। पक्षात्मक, फैसेटेड, बिल्कुल मैंने आपको बताया था उस समय कि वर्गीकरण की प्रणालियां दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। वैसे तो हम इनको 5 भागों में भी बांटते हैं, 6 में भी बांटते हैं, कुछ लोग 4 में बांटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिगणनात्मक और पक्षात्मक दो ही प्रकार की होती है। तो परिगणनात्मक और पक्षात्मक अर्थात ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है अपना, वर्गीकरण प्रणाली के कौन से प्रकार में, वर्गीकरण प्रणाली के कौन से प्रकार में किसी वर्ग के लिए प्रतीक या प्रतीकों की संख्या रेडीमेड उपलब्ध होती है। ऐसी कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें बने बनाए क्लास नंबर होते हैं। वर्ग अर्थात क्लास, बने बनाए क्लास नंबर किस वर्गीकरण पद्धति में होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बने बनाए क्लास नंबर होते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, पद्धति से नंबर निकालते हैं उस सब्जेक्ट के और अपने पुस्तक के ऊपर लगा देते हैं। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सीधे बने बनाए सभी विषयों के नंबर बना के डाल दिए एक पुस्तक में। कोई भी अपनी लाइब्रेरी में पुस्तक आती है, हम खोलते हैं डिक्शनरी के जैसे, और डिक्शनरी के हिसाब से हम उसमें चेक करते हैं और अपनी किताब के ऊपर नंबर ऐसे कैसे छाप देते हैं। तो बने बनाए नंबर हैं, आपको मेहनत करनी ही नहीं होती। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें बने बनाए नंबर उपलब्ध होते हैं, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं। परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक, पक्षात्मक या लगभग पक्षात्मक। देखिएगा, परिगणनात्मक अर्थात एन्यूमरेटिव, लगभग परिगणनात्मक ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव, पक्षात्मक वर्गीकरण अर्थात फैसेटेड क्लासिफिकेशन, और लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन। तो जिसमें रेडीमेड नंबर होते हैं, बने बनाए नंबर होते हैं, वो कहलाती है अपनी परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। ध्यान रखिएगा। और पक्षात्मक में क्या होता है,
जो विषय के 5 पक्ष होते हैं P, M, E, S और T, उन सबको जोड़ जोड़कर हम नंबर बनाते हैं। तो पक्षात्मक में पक्षों को जोड़ जोड़कर नंबर बनाते हैं और परिगणनात्मक में बने बनाए नंबर होते हैं, ऐसे के ऐसे उनको पुस्तक के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ज्ञान के एक अंश के लिए वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के एक अंश के लिए वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। एक अंश के रूप में वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पुस्तक वर्गीकरण होता है, या विशिष्ट वर्गीकरण होता है, या गहन वर्गीकरण होता है, या विस्तृत वर्गीकरण होता है? तो इसके लिए अपन आंसर लगाएंगे किसी, ध्यान रखना ये वर्ड देख लेना यहां से, एक अंश के लिए अगर वर्गीकरण है तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट वर्गीकरण कहते हैं, स्पेशल क्लासिफिकेशन इसे हम कहते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। संपूर्ण ज्ञान जगत का विशिष्ट वर्गीकरण कहलाता है। संपूर्ण ज्ञान जगत का, एक अंश का नहीं है, संपूर्ण ज्ञान जगत का विशिष्ट वर्गीकरण क्या कहलाता है? बिल्कुल बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पुस्तक वर्गीकरण कहेंगे, या उसे सामान्य वर्गीकरण कहेंगे, कि उसे गहन वर्गीकरण कहेंगे, या उसे विस्तृत वर्गीकरण आप कहेंगे? उसे कहेंगे सामान्य वर्गीकरण। अगर संपूर्ण ज्ञान जगत का विशिष्ट वर्गीकरण है तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है अपना? निम्न में से ग्रंथालय वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? ग्रंथालय के अंदर वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? कितने प्रकारों से ग्रंथालय में वर्गीकरण किया जाता है? क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से ग्रंथालय में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पुस्तक वर्गीकरण, दूसरा है आपका बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण, तीसरा है आपका गहन वर्गीकरण, और चौथा है आपका विस्तृत वर्गीकरण। ग्रंथालय में वर्गीकरण के प्रकार पुस्तक वर्गीकरण, बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण, गहन वर्गीकरण भी हम करते हैं और विस्तृत वर्गीकरण भी हम करते हैं। तो चारों ही होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये, रे, ले और वे आ जाए? तो देखिएगा, ये, रे, ले और वे, ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना? डी ऑप्शन बन जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, बनी बनाई खिचड़ी तो थे खा सको हो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्न में से ग्रंथालय वर्गीकरण के प्रकार कौन से हैं? देखो, एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं क्वेश्चन इस प्रकार से लेके आता हूं ताकि एक प्रकार से आपको लगे कि ये नोट्स ही हैं। क्वेश्चन में भी नोट्स ही है। कैसे हैं? सबसे पहले अपन ने अभी क्वेश्चन बनाया था ग्रंथालय वर्गीकरण के प्रकार, इससे पिछला क्वेश्चन भी तो यही था। उसमें 4 ऑप्शनों में मैंने 4 प्रकार डाल दिए, जो 1-2 और बच गए तो आगे एक और क्वेश्चन और बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कितने कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे ग्रंथालय में वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिएगा, विशिष्ट वर्गीकरण बिल्कुल होता है ग्रंथालय में। सामान्य वर्गीकरण हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, उसे दूसरा नाम क्या दिया गया है? सार्वभौमिक वर्गीकरण। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बिल्कुल होता है, और विस्तृत वर्गीकरण भी होता है। तो ये चारों होते हैं। तो यहां पर भी ये, रे, ले और वे अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते जाएं ताकि पीडीएफ का आपको इंतजार नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अपने हाथ से लिख लिया करें, और जो चीज़ अपने हाथ के नीचे से निकलती है, जो अपने हाथ से हम जिन चीज़ों को लिख लेते हैं, वो अपने को बहुत अच्छे से याद होती है और जल्दी याद होती है। अपने बनाए हुए नोट्स अपने को क्यों याद होते हैं? इसके पीछे यही लॉजिक है। आप मार्केट से नोट्स उठा के लाएंगे ना, आप उतने अच्छे से उनको याद नहीं करेंगे। अपने हाथ से लिखने के बाद उनमें आत्मीयता आ जाती है,
वो अपने को बहुत अपन जुड़ जाते हैं उन चीज़ों से, तो वो चीज़ें अपने को बहुत बढ़िया तरीके से याद होती है। इसीलिए तो खुद के ट्रिक्स याद रहते हैं, खुद के बनाए हुए जुगाड़ अपने आप याद हो जाते हैं, और खुद के लिखे हुए नोट्स अपने को बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, वो तो अपने को इस तरीके से याद नहीं रहती। तो आप अपने हाथ से लिखिएगा इन चीज़ों को। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक आधुनिक पुस्तकालय में आमतौर पर प्रलेखों का व्यवस्थापन किस आधार पर होता है या किससे होता है। अपनी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी प्रलेख हैं उनका व्यवस्थापन हम किस आधार पर करते हैं, कैसे कैसे उनको जमाते हैं, किस आधार पर उनको जमाते हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन तो 2 से 3 बार करवा दिया, क्योंकि लाइब्रेरी में पुस्तकें आती हैं उनको हम विषयों के आधार पर जमाते हैं, अलग अलग विषयों को अलग अलग जगह पे लगाते हैं। तो ये विषयों के आधार पर था, ऑप्शन सी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। वर्गीकरण प्रणाली के रचयिता को क्या कहा जाता है। और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि उस व्यक्ति को तो हम क्या कहेंगे जिसने वर्गीकरण प्रणाली की रचना की हो, वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया हो, उसे तो क्या कहेंगे। एक तो होता है वो, एक होता है कि बनी बनाई वर्गीकरण पद्धति का अपने पुस्तकालय में प्रयोग करने वाला व्यक्ति। एक तो वो जिसने वर्गीकरण पद्धति बनाई है, दूसरा वो कि जिसने बनाई है तो बनी बनाई वर्गीकरण पद्धति का हम यूज कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी में। जैसे आप कल को लाइब्रेरियन बन जाओगे तो आप भी तो बनी, जो डीडीसी का यूज करो भले यूडीसी का करो, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसका यूज करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे। एक तो बनाने वाला क्या कहलाता है, और बनाने के बाद जो उसका प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है, और प्रयोग लाइब्रेरियन करता है। देखिएगा, वर्गीकरण प्रणाली के रचयिता, जिसने वर्गीकरण की पद्धति का निर्माण किया है, वो क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो क्लासिफिकेनिस्ट कहलाता है। जो बनाता है, जिसने पद्धति का निर्माण किया है, वो क्लासिफिकेनिस्ट, और जिसने प्रयोग किया है वो क्लासिफायर कहलाता है। क्लासिफिकेनिस्ट और क्लासिफायर, जब ये टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको उस समय ये भी समझाया था कि आप इनके नाम हिंदी में याद मत करना, आप इनके नाम इंग्लिश में ही याद रख लेना, क्लासिफिकेनिस्ट और क्लासिफायर। क्योंकि दोनों को जब आप गूगल करेंगे तो दोनों का ही अर्थ वर्गाचार्य निकल के आता है। तो और जरूरी नहीं है एग्जामिनर क्या दे दे एग्जाम में, क्योंकि वो भी तो हो सकता है गूगल ट्रांसलेट कर ले। तो आप बचने की कोशिश करें कि ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको आप इंग्लिश में ही देख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लासिफिकेनिस्ट को आप ऐसे कैसे याद कर लेना, क्लासिफिकेनिस्ट अर्थात जिसने निर्माण किया है, और क्लासिफायर जिसने प्रयोग किया है, लाइब्रेरियन को कहते हैं एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। निम्न में से वर्गीकरण प्रणाली के रचयिता कौन कौन है, अर्थात क्लासिफिकेनिस्ट कौन कौन है। सीधा सी बात यह है, वर्गीकरण प्रणाली के रचयिता बताना है कि इनमें से कौन कौन है। तो आप क्या देखेंगे, बोले मैं उन नामों को देखूंगा जिसने कोई ना कोई वर्गीकरण की पद्धति दी हो, तभी तो क्लासिफिकेनिस्ट होगा। तो देखते हैं, देखिए, क्या एस.आर. रंगानाथन क्लासिफिकेनिस्ट है। क्लासिफिकेनिस्ट है क्या। देखिए, एस.आर. रंगानाथन क्लासिफिकेनिस्ट है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि एस.आर. रंगानाथन ने एक कोलन क्लासिफिकेशन सी नाम की एक वर्गीकरण पद्धति दी थी, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी, अर्थात इसका पहला एडिशन 1933 में आया था। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की पद्धति है और इसका निर्माण रंगानाथन ने किया था। अब सीसी का निर्माण रंगानाथन ने किया, अर्थात वर्गीकरण पद्धति बनाई थी, तो अपने आप क्लासिफिकेनिस्ट हो गया। तो ये बात तो सही है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, मेलविल डेवी, क्या इसने कोई वर्गीकरण की पद्धति आपको दी है। बिल्कुल दी है, जिसे आप डीडीसी के रूप में जानते हैं। डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी की दशमलव वर्गीकरण पद्धति,
जिसका पहला एडिशन 1876 में आया था। कब आया था? 1876 में, जिसके कुल 23 संस्करण आए थे और सीसी के कुल कितने आए थे? 7 संस्करण आए थे। 7वां कब आया था? 1987 में, और इसका 23वां टोटल संस्करण कितने आए थे? 23 संस्करण। 23वां संस्करण 2011 में आया था। ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने भी वर्गीकरण की पद्धति दी है, तो ये भी क्या हो गया? क्लासिफिकेनिस्ट हो गया। तीसरे पे आते हैं, H.E. ब्लीस। क्या H.E. ब्लीस ने कोई वर्गीकरण की पद्धति दी है? जी हाँ, H.E. ब्लीस ने भी एक वर्गीकरण की पद्धति दी है। कौन सी? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जो कब आई थी? 1935 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में इसका फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था और इसका सेकंड एडिशन 1977 में आया था। ये आप चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज इस 35 को जरूर याद रखिएगा। H.E. ब्लीस ने भी वर्गीकरण की पद्धति बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दी थी, इसलिए ये भी क्या हो गए? क्लासिफिकेनिस्ट। तो ये 3 तो हो गए। चौथा और देखते हैं, चौथे नंबर पे कौन बैठा है? C.A. कटर। क्या कटर साहब ने भी कोई वर्गीकरण की पद्धति दी थी? जी हाँ, इन्होंने भी एक वर्गीकरण की पद्धति दी थी, जिसे आप एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1891 में प्रकाशित हुई थी। तो इसने भी अगर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया है, तो ये भी क्या हो गए? क्लासिफिकेनिस्ट हो गए, वर्गीकरण पद्धति के रचयिता हो गए। तो चारों ही हैं, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आएगा? ये, रे, ले और वे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्ति जो वर्गीकरण प्रणाली को संचालित करता है, अभी बात करी थी मैंने। एक तो वो जिसने निर्माण किया है, एक वो जिसका प्रयोग करता है, अपनी लाइब्रेरी में उसका संचालन करता है, अपनी लाइब्रेरी में उसका प्रयोग करता है। वो क्या कहलाता है? निर्माण करने वाला क्लासिफिकेनिस्ट, और संचालन करने वाला क्या कहलाएगा? अर्थात लाइब्रेरियन करता है संचालन, वो कहलाएगा क्लासीफायर। ध्यान रखिएगा, ना तो वो क्लासिफिकेनिस्ट कहलाता, ना क्लासिफिस्ट कहलाता, ना ही वो क्लासिफिकेशन डिजाइनर कहलाता। वो क्या कहलाता है? क्लासीफायर कहलाता है। कल को आप जब लाइब्रेरियन बन जाएंगे, तो आप भी क्या बन जाएंगे? क्लासीफायर। किसी ना किसी वर्गीकरण पद्धति का अगर आप प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? क्लासीफायर बन जाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्गीकरण प्रणाली के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? वर्गीकरण प्रणाली के प्रकार, और ये तो मैंने आपको बहुत बार करवा दिया। वर्गीकरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, परिगणनात्मक और पक्षात्मक। बाकी जो लगभग परिगणनात्मक है, लगभग पक्षात्मक है, प्रीलिफेसेटेड, ये सब इनके क्या हैं? प्रकार, ये इनके पार्ट हैं। ठीक है। मुख्य रूप से तो कौन सी होती है? पक्षीय और परिगणनात्मक। पक्षीय अर्थात एन्यूमरेटिव, और परिगणनात्मक अर्थात एन्यूमरेटिव, और पक्षीय अर्थात फेसेटेड। तो दोनों ही होते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए और बे दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? देखिएगा, वर्गीकरण प्रणाली के कौन से प्रकार में, अर्थात किस प्रकार में किसी वर्ग अर्थात क्लास नंबर के लिए प्रतीक या प्रतीकों की श्रृंखला रेडीमेड उपलब्ध होती है, अर्थात बने बनाए नंबर उपलब्ध होते हैं। ऐसी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है जिसमें सभी विषयों के नंबर ऑलरेडी बने बनाए हैं? आपको खोलनी है पद्धति को, उस बुक को खोलना है और ऐसे कैसे किताब के ऊपर लिख देना है, कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसी पद्धति होती है परिगणनात्मक एन्यूमरेटिव पद्धति। जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन,
राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये दोनों की दोनों शुद्ध रूप से परिगणनात्मक पद्धति है। इनमें सभी विषयों के नंबर बने बनाए दे रखे हैं। डिक्शनरी की भांति हम वहां से विषय का नाम देखेंगे और उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है ऐसे कैसे किताब के ऊपर छाप देंगे, तो वो होती है परिगणनात्मक। अर्थात रेडीमेड नंबर जो उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाती है, परिगणनात्मक वर्गीकरण। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी वर्गीकरण प्रणालियां परिगणनात्मक हैं? अर्थात ऐसी वर्गीकरण की पद्धतियां बतानी हैं जिनमें नंबर ऑलरेडी बने बनाए दे रखे हैं, मेहनत आपको करनी ही नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जिसके लिए आप 1902 और 1904 सन पढ़ते हैं। कई जगह 1902 भी आता है, कई जगह 1904 भी आता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है। ठीक है, बिल्कुल ये तो परिगणनात्मक है, क्योंकि शुद्ध परिगणनात्मक है। शुद्ध हो या फिर लगभग हो, इससे अपने को फिलहाल मतलब नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ने कहा है कि परिगणनात्मक होनी चाहिए, भले ही वो कैसी भी हो। तो ठीक है, पहला तो है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण है क्या? बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण मैंने आपको बताया था उस समय, बोले यूडीसी क्या है? यूडीसी क्या थी? लगभग पक्षात्मक थी क्या? तो लगभग पक्षात्मक है। अगर लगभग पक्षात्मक है, और मैंने आपको यह भी कहा था, बोले यूडीसी बन रही है बबली, तो ये यूडीसी और बिब्लियोग्राफिक तो दोनों एक साथ आएंगे, इसका मतलब बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन तो नहीं है। ठीक है, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, और मैंने आपको उस समय जब पढ़ाया था उस समय कहा था कि दोनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे, बोले ले सीसी राइडर, बोले राइडर सीसी तो ले, और राइडर तो भी सीसी ले रही चला हुआ है गाड़ी, है ना, तो ले सीसी राइडर, तो ले सीसी अर्थात एल सीसी और राइडर अर्थात राइडर इंटरनेशनल दोनों एक ही कैटेगरी की हैं और दोनों की दोनों शुद्ध रूप से परिगणनात्मक है। और शुद्ध परिगणनात्मक है तो परिगणनात्मक तो अपने आप ही हो गई। तो ये दो तो बिल्कुल 100% है, ये भी है और ये भी है। अब आती है द्विबिंदु वर्गीकरण अर्थात आपकी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन को हिंदी में द्विबिंदु ही तो कहते हैं, तो कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति जो 1933 में रंगानाथन साहब ने दी थी। तो ये क्या है भाई, ये है पक्षात्मक, तो ये तो नहीं है। ये दो तो पक्षात्मक है, परिगणनात्मक नहीं है। ये परिगणनात्मक है और ये भी परिगणनात्मक है, अर्थात ये और ले जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर होगा। तो ये भी है और ले भी है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। मैंने यहां भी दे दिया है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखते हैं। परिगणनात्मक वर्गीकरण को असम्मति पूर्वक किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल आप कह सकते हैं। परिगणनात्मक का मतलब होता है जिसमें बने बनाए नंबर दे रखे हैं, उनको सीधा का सीधा वहां से उठाना है और अपनी पुस्तक के ऊपर पार्क कर देना है, पुस्तक के ऊपर लाकर लगा देना है उन नंबर को। तो अपन कह सकते हैं मार्क करो और सीधा पुस्तक के ऊपर पार्क कर दो, तो इसे मार्क और पार्क प्रणाली भी कहते हैं, मार्क और पार्क प्रणाली भी कहते हैं। परिगणनात्मक पद्धति को मार्क और पार्क प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, सुनिएगा। फलकित वर्गीकरण जिसे आप कहते हैं फैसेटेड क्लासिफिकेशन, फैसेटेड, जिनमें की अनुसूचियां शामिल हैं। पक्षात्मक जो वर्गीकरण पद्धति है उनमें कौन कौन सी अनुसूचियां शामिल होती हैं, कौन कौन से शेड्यूल शामिल होते हैं, किन किन चीजों के शेड्यूल होते हैं उनमें, देखिएगा। क्या उनमें मूलभूत वर्गों के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मेन क्लासों के। सामान्य एकल, कॉमन आइसोलेट होते हैं। विशिष्ट एकल पढ़ा है ना आपने, एकल कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य एकल और विशिष्ट एकल, तो बिल्कुल दोनों के होते हैं।
उपरोक्त सभी, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी, अर्थात डी अपना आंसर बन जाएगा। मूलभूत वर्गों का भी होता है, सामान्य एकलों का भी, विशिष्ट एकलों का भी, इसलिए अपना आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करके आएंगे। और देखो इन चीजों को कोशिश आप ये करें। अब देखो यहीं देख लीजिए आप यार, सख्त आ गया, सख्त ऐसे आएंगे आपको, सख्त, कठोर, पता नहीं हिंदी में कुछ भी लिख के दे सकता है। तो आप इनके इंग्लिश वाले वर्ड याद कर लेना, क्योंकि वहां तो बाइलिंगुअल आएगा पेपर, बगल में इंग्लिश भी लिखी हुई आएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता की कोई बात ही नहीं है, तो आप इंग्लिश वाला देख लेना सीधा सीधा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से फलकित वर्गीकरण है, अर्थात फलकित में कौन कौन सी शामिल है। तो आपको बताना है फेसेटेड में कौन कौन सी शामिल है। तो देखिए आपने बिल्कुल पढ़ा था क्या? ऑलमोस्ट फेसेटेड, लगभग पक्षात्मक पढ़ा था। जब हम फेसेटेड की बात कर रहे थे तो उसके प्रकार पढ़ रहे थे ना, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, फेसेटेड के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल हमने उस समय पढ़ा था ऑलमोस्ट फेसेटेड, तो वही तो चीज है ये, लगभग फलकित। या देखो फिर से चेंज कर दिया हिंदी में, फलकित, फलकित और पक्षात्मक, पक्षात्मक दोनों एक ही बात है। फलकित, पक्षात्मक और कई जगह पक्षीय भी दे देगा इसको। फलकित, पक्षात्मक दोनों एक ही बात है, इंग्लिश में इसे फेसेटेड ही कहेंगे, FACETED, फेसेटेड। ध्यान रखिएगा। चलो जी, निम्न में से फलकित वर्गीकरण कौन कौन से, फेसेटेड के कौन कौन से प्रकार हैं? तो बोले लगभग फलकित भी होता है, अर्थात ऑलमोस्ट फेसेटेड होता है। सख्त अर्थात कठोर, कठोर जिसे हम कहते हैं ना रिजिडली फेसेटेड, पढ़ा है हमने, रिजिडली फेसेटेड, तो बिल्कुल वही तो चीज है ये। कठोर पक्षात्मक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यहां दे दिया सख्त फलकित, नाम चेंज कर दिया, इंग्लिश में वही है रिजिडली फेसेटेड, बिल्कुल तो ये भी है। स्वतंत्र फलकित जिसे आप कहते हैं फ्रीली फेसेटेड, मुक्त पक्षात्मक भी इसी का दूसरा नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है फ्रीली फेसेटेड, तो ये भी होता है। सदैव फलकित ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये अपना नहीं है। तीनों है ये, रे और ले, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये रे वे है यहां, ये रे और ले, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मैंने आंसर भी यहां नीचे लगा के दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, यहां से आप आंसर पीडीएफ में देख लीजिएगा। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? वर्गीकरण के लिए फलकित योजना जिसमें बड़ी परिगणनात्मक, यहां देख लीजिएगा, बड़ी परिगणनात्मक अनुसूची शामिल है। अनुसूची का मतलब शेड्यूल होता है, जो नंबर बना के दे रखे हैं। अनुसूची शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी है? वर्गीकरण के लिए फलकित योजना जिसमें बड़ी परिगणनात्मक अनुसूची शामिल है, बहुत बड़ी संख्या में नंबर बने बना दे रखे हैं, तो वो कौन सी है? बहुत अधिक संख्या में सभी के, देखो ये ऐसे कहना चाह रहा है बड़ी परिगणनात्मक, मतलब सभी तो नहीं है लेकिन अधिकतर विषयों के नंबर बने बनाए दे रखे हैं। बड़ी परिगणनात्मक का अर्थ यही है कि अधिकतम विषयों के नंबर तो बने बनाए दे रखे हैं, लेकिन सबके नहीं दे रखे हैं। सबके दे रखे होते तो वो शुद्ध परिगणनात्मक होती, और अधिकतम विषयों के दे रखे हैं तो हम कहते थे लगभग परिगणनात्मक है, मतलब लगभग चीजों के तो नंबर बने बनाए दे रखे हैं। तो आप लगभग परिगणनात्मक अर्थात ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव, प्राय फलकित वर्गीकरण एक ही बात है, ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपना? बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण किसने दी थी? H.E. ब्लीस ने दी थी, H.E. ब्लीस ने दी थी। और ये किसका पार्ट था? मैंने करवाया था ना, बबली तो बोले यूडीसी बन रहे हैं, यूडीसी बन रहे हैं, कौन रहे हैं? बबली।
तो यूडीसी के साथ में ये आ जाएगी। और यूडीसी किस प्रकार की थी? लगभग पक्षात्मक थी। तो लगभग पक्षात्मक है तो ये भी क्या हो जाएगी? लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण है। ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन। आंसर इज बे। बी अपन यहां या बे अपन यहां आंसर लगाएंगे। कहा था ना आपको यूडीसी, अरे भाई डीडीसी, यूडीसी और सीसी, ये तीन तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना। इन तीन का तो अपने को सब कुछ याद होगा। जब इनका याद हो जाएगा तो इन्हीं से तो जोड़ रखा है हमने इनको। यूडीसी का अपने को पता है, बोले लगभग पक्षात्मक है, तो यूडीसी बन रही है कौन? बबली बन रही है, तो बबली को और यूडीसी को साथ जोड़ देंगे। बोले यूडीसी की कैटेगरी ही कौन है? बबली वाली है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है अपना, देखिएगा। निम्न में से वर्गीकरण की उस फलकित योजना को बताइए जिसमें मूलभूत वर्ग के एक संपूर्ण विषय के लिए फलक और उनका अनुक्रम पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित होता है, उनका अनुक्रम पूर्व में ही निर्धारित होता है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था सीसी के जो प्रथम 3 एडिशन हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं। हम उनमें पक्षों को आगे पीछे नहीं कर सकते। पक्षों का जो फॉर्मूला दे रखा है वो पूर्व में ही निर्धारित है, उसी हिसाब से हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो प्रथम 3 और प्रथम 3 के लिए हम पढ़ते हैं कठोर पक्षात्मक या रिजिडली फेसेटेड पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहां, ये देखिए कठोर फलकित वर्गीकरण, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कठोर फलकित वर्गीकरण अर्थात रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है अपना? 37 नंबर, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम 3 संस्करण हैं। प्रथम 3 संस्करण, कोलन के जो पहले 3 संस्करण, अभी पीछे ही बता दिया जस्ट, 3 संस्करण जो पहला, दूसरा, तीसरा जो एडिशन आए थे 33, 39 और 50, 1933, 1939 और 1950 में जो आए थे, वो तीनों किस प्रकार के हैं? वो क्या है? अपने रिजिडली फेसेटेड हैं अर्थात कठोर फलकित हैं। कठोर पक्षात्मक या कठोर फलकित एक ही बात है, इंग्लिश में इसे रिजिडली फेसेटेड कहते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा कठोर पक्षात्मक है, और बाद में चौथा, पांचवा और छठवा एक कैटेगरी के हैं, और जो आपका सातवां है वो फुल्ली फ्रीली फेसेटेड है, बिल्कुल मुक्त पक्षात्मक आपका वो है। खैर ये सब चीजें हम सीसी में पढ़ेंगे जब हम कोलन पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी हम एंटर करने वाले हैं वर्गीकरण के मुख्य पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 अर्थात 38वां देखते हैं। निम्न में से वर्गीकरण की उस फलकित योजना को, उस फेसेटेड स्कीम को बताइए जिसमें यौगिक विषयों के लिए अर्थात कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए फलक सूत्र पूर्व निर्धारित नहीं होता है। पूर्व में निर्धारित नहीं होता है, तो अपन यहां आंसर क्या करेंगे? कठोर फलकित, रिजिडली फेसेटेड। बाद में जो 7वां संस्करण आता है उसमें तो फिक्स पैटर्न दे रखा है, उसी के हिसाब, प्रत्येक विषय के अलग अलग दे रखे हैं, तो उनको तो उसी हिसाब से जमा देते हैं। प्रथम 3 हैं उनमें हम कोई उलटफेर नहीं कर सकते, और प्रथम जो 3 संस्करण है कोलन के, पहला, दूसरा और तीसरा एडिशन 33, 39 और 50 वाले, वो रिजिडली फेसेटेड में शामिल किए जाते हैं, कठोर पक्षात्मक में शामिल किए जाते हैं। इसमें यौगिक विषयों के लिए फलक सूत्र का पूर्व में निर्धारण नहीं किया जाता है, तो यहां आंसर क्या हो जाता है? कठोर फलकित। सबके आंसर भी आपको ऑलरेडी यहां दे रखे हैं, आप चेक करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, और मस्त रहिए, एकदम मजे के साथ पढ़िए, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़िए, आनंद आएगा चीजों को पढ़ने में। इसी प्रकार से 2 से 3 वीडियोज शायद और बन जाएंगे अब तक जो हमने पढ़ लिया उन पर। उसके बाद हम मेलविल डेवी की तरफ चलेंगे, और मेलविल डेवी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम मुख्य रूप से जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत बड़ी एक, मैं कहूँ, क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनकी सब टेबल्स को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे,
और जैसे ही टेबल कंप्लीट हो जाएगी अपनी डीडीसी खत्म। बहुत लंबा पार्ट है डीडीसी का, उनको बहुत अच्छे से यहाँ सेट कर लेना आप। क्वेश्चन बार बार यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं करवा चुका हूं अब तक, उसको तो आप बहुत अच्छे से याद करके ही आगे बढ़ाकर, जो भी अब तक करवा दिया गया है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही अगले वीडियो पे आए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।